हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपके सामने क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स पार्ट का पेपर सेट नंबर 2 आज हम आपको इस क्लास में सॉल्व कराएंगे। ओके, इसमें हम लोग पिछले क्लास में जैसे हमने सेट नंबर 1 को सॉल्व किया था, आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिला। अब इसमें हम लोग सेट नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं और बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर पाएँ उतना हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर होगा। ओके, आइए हम सेट नंबर 2 देखते हैं। कोड हमारा है EK। इसमें हमारा सबसे पहले है बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। देखिए, इसमें भी हमने आपको इससे पहले भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्थितियों में रखने के लिए कि कहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको डिफाइन किया था एक टेबल के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस टेबल में हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे हमें क्या चाहिए, हमें वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो आपको मैंने पिछली बार क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि वस्तु की जो स्थिति होती है, वस्तु की स्थिति और हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए, अब इसमें हम ज़्यादा टेबल आपको नहीं बनाते हैं क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बेटा आपको टेबल बना के दिखाया था, ठीक है। तो उसमें टोटल पूरा का पूरा नोट है। अगर किसी को डाउट होगा तो इससे पहले वाला जो सेट हमने सॉल्व कराया उसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब हमें चाहिए। तो अवतल दर्पण में हम कहाँ पे रखें? देखिए, अवतल दर्पण में आपकी जो पहली स्थिति होती है कि जैसे हम अनंत पे रखते हैं तो अनंत पे रखने पे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? बिंदु आकार का बनता है, फोकस पे बनता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनता जाता है। तो जैसे ही हम बेटा वक्रता केंद्र से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो बेटा प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, ठीक है ना। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो यह वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनते हैं? बड़ा बनता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन दिया गया है वक्रता केंद्र C पर, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु के बीच, दर्पण के ध्रुव P पर और P और F के बीच में। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P और F के बीच में रखने पर भी हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है, लेकिन यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? यह प्रतिबिंब ऐसी स्थिति में दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें वास्तविक एवं बड़ा चाहिए। तो इन चारों ऑप्शनों में हमारा क्या है? वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में जो हम रखेंगे तो यहाँ पे ये हमारी स्थिति क्या होगी? बनेगी। और ये हमारा ऑप्शन नंबर जो B है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो देखिए, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो पिछले क्लास में इसको भी मैंने आपको बताया था कि लेंस की क्षमता क्या होती है बेटा। तो लेंस की क्षमता जो होती है वो होती है डायोप्टर। ओके, तो चूँकि P= हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? 1/f, जबकि f किस में हो? आपका f आपका मीटर में होना चाहिए। ओके, तो जब अगर आपका जब f मीटर में है तो यहाँ पे आप इसकी यूनिट निकालिए। तो 1/मीटर को बेटा हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर बोलते हैं, या इसे हम कैपिटल D से ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। डायोप्टर होता है या कैपिटल D से। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपके कहीं पे भी डायोप्टर नहीं है। तो इसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं? इसका मात्रक बेटा हम लिख सकते हैं कि प्रति, और मीटर में फोकस दूरी होती है तो प्रति क्या कर सकते हैं? मीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में आपका प्रति मीटर सेकेंड ऑप्शन है कि यह प्रति मीटर है, और प्रति मीटर में यह ऑप्शन आपका क्या है? सही है।
ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा। अब देखिए, अगर आपका त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजर रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये प्रिज्म है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होके जाती है तो ये क्या होता है, तो ये आपका कुछ ऐसे ऐसे जाती है, लेकिन यहाँ पे हम डॉटेड करके ऐसे दिखा देते हैं। अब ये जो प्रकाश की किरण होती है ये 7 भागों में बढ़ जाती है, और 7 भागों में बंटने के बाद सबसे कम में आपका यहाँ पे ऊपर रेड होता है, और नीचे क्या होता है, सबसे नीचे आपका वायलेट कलर यानी बैगनी कलर होता है। इसके बीच में 5 और कलर होते हैं, जैसे आपका इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया और ऑरेंज हो गया। फिर आपका क्या आता है, रेड आता है। तो इसमें हमसे सिर्फ ये पूछा है कि सबसे अधिक विचलन किसका होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइनिंग हमने जो ये आपतित किरण यहाँ पे ड्रॉ की है, ये आपतित किरण को हम कल्पना करते हैं कि ये सीधे निकलती, अगर विचलित ना होती तो वो क्या होती, सीधे निकलती। तो ये यहाँ से क्या करती है, एंगल बनाती है। तो देखिए रेड वाला एंगल इतना आया, लेकिन जबकि वायलेट कलर सबसे नीचे है और वायलेट कलर का जो एंगल आएगा, विचलन जो आएगा, विचलन कोण वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो डेल एम से हम बेटा न्यूनतम विचलन कोण को इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे डेल से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा किसका है, किस कलर के लिए, तो वायलेट कलर के लिए। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विचलन किस रंग के लिए अधिक हो, तो वायलेट कलर हमारा कौन सा है, बैगनी कलर। यानी इस कलर के लिए क्या होगा, हमारा जो विचलन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 4 नंबर की सूर्य श्वेताप प्रतीत होता है। सूर्य श्वेताप का मतलब श्वेत प्रतीत होता है, कब होता है, सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। थर्ड ऑप्शन है आपका दोपहर के समय, फोर्थ ऑप्शन है सूर्यास्त के काफ़ी बाद। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सूर्योदय के काफ़ी पूर्व। देखिए सूर्योदय से काफ़ी पूर्व तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा। सूर्योदय होता है तो उस समय उसमें लालिमा होती है, श्वेत नहीं होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय दोनों टाइम सूर्य क्या होता है, लाल हमें दिखाई देता है। दोपहर के समय, तो दोपहर के समय बेटा हमें सूर्य जो होता है वो श्वेत दिखाई देता है। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य श्वेताप प्रतीत होता है, तो वो कौन सा समय है बेटा, तो दोपहर के समय। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह निम्न बातों पर निर्भर कैसे करता है। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला होता है R=ρ L/A, यहाँ से हम इसे बेटा फाइंड कर सकते हैं। देखिए रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ओके, तो विशिष्ट प्रतिरोध है रो। एल क्या है, तो एल बेटा आपका क्या है, चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई। और ए क्या है, तो ए बेटा क्षेत्रफल है, या इसे हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इन तीनों के अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर के, ताप के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे इन चारों के अलावा और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, इन देखते हैं ऑप्शन में क्या करिए, चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई पे हमारा क्या कर रहा है, प्रतिरोध आपका निर्भर कर रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन है चालक के पदार्थ का घनत्व। तो देखिए चालक के पदार्थ का घनत्व तो इसमें है ही नहीं। फिर है चालक का अनुप्रस्थ काट, तो चालक का अनुप्रस्थ काट आपको दिया ही गया है। और चालक का आकार, तो आकार जो होता है बेटा चालक के आकार पे निर्भर करता है। आकार मोटा है, पतला है, उस पर आपका जो प्रतिरोध होता है वो भी आपका घटता है और बढ़ता है। ओके, बात निर्भर किस पे नहीं करता है, तो चालक के पदार्थ का घनत्व। ठीक है ना, चालक के पदार्थ के घनत्व पे यह निर्भर नहीं करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कब चार विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए,
एक को श्रेणी क्रम में था, 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, या फोर्थ ऑप्शन दिया है 2 को श्रेणी क्रम में था, शेष 2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो यहाँ पे बेटा आप कर सकते हो कि देखिए श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को आप जोड़ते हो श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। और जब यही हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा आता है, मैक्सिमम हो जाता है, जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पे इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो बहुत ही मिनिमम आता है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि उनका परिणामी प्रतिरोध कैसा हो, न्यूनतम हो। तो परिणामी प्रतिरोध बेटा न्यूनतम होने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होने के लिए आप सभी को क्या कर दोगे, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम इसके वेरी शॉर्ट, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लिया, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिजिक्स में कि इसके आगे वाले क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व किए गए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे खंड ब का उपखंड क में हम वर्णनात्मक प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या का बेटा लगा है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दिया है कितना, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए वक्रता त्रिज्या आपका दिया गया है बेटा 2 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या को बेटा हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल R = क्या हो गया, 2 मीटर। और चूँकि आपको फार्मूला पता होगा कि 2F = क्या होता है, R होता है, तो F = क्या कर लोगे, R/2। तो फोकस दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, तो R की वैल्यू है बेटा 2 और यहाँ पे अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी F = बेटा हो जाएगा आपका 1 मीटर। अब आप देखिए फिर आगे कह रहा है कि बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अब मिरर लगा हुआ है, तो पीछे से जब वाहन आते हैं तो वह जितनी दूर आ रहा है पीछे से, तो वो दर्पण के अंदर कितने पे दिख रहा है, तो दर्पण के अंदर नहीं, सॉरी, बाइक के पीछे से आ रहा है एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से, यानी जो मिरर है, मिरर से कितनी दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पर है। तो जब मिरर से जो ऑब्जेक्ट अगर आपका 4 मीटर की डिस्टेंस पे है तो उसको बेटा हम किससे इंडिकेट करते हैं, U। चूँकि U = आपका कितना दिया गया है, तो 4 मीटर। और बेटा यह ऑब्जेक्ट से मिरर की बीच की दूरी है, यानी वस्तु कितनी दूरी है दर्पण से, तो 4 मीटर। तो इसको हमारा U क्या होता है, माइनस में होता है, -4 मीटर कर लेंगे। अब देखिए हमें चूँकि क्या निकालना है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ पर दिखेगा ये बताना है हमें। तो हम क्या करते हैं, हमें बेटा प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है V। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, आपको पता है, दर्पण के सूत्र से यानी 1/F = 1/V + 1 क्या होता है बेटा, U होता है। तो हम क्या करते हैं, दर्पण का सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 1/F की वैल्यू कितनी है बेटा, तो F की वैल्यू है 1 = 1/V है। तो V की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और 1/U, तो U की वैल्यू बेटा कितनी है, -4 है। आप प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 = 1/V प्लस माइनस क्या होता है, -1/4। इसको इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 1/V = बेटा हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/V = इसको लिख सकते हैं 1 और माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/4। अब देखिए 1 में 1 होता है तो इसको लिखो चाहे ना लिखो। तो देखो 4 1 जा क्या हो सकता है, 4, इसको सॉल्व करोगे आप तो 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे 1 आ जाएगा। तो 1/V = क्या हो जाएगा, 4 और 1 बेटा कितना होता है, 5 हो जाता है।
तो 5/4, तो v की अगर वैल्यू हम लिखते हैं या v को अगर ऊपर लिखे, यानी ये अंश है, ये हर को ऊपर ले जाते हैं, अंश को नीचे लाते हैं, तो यहाँ पे भी हर को ऊपर ले जाएंगे, अंश को नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। और यहाँ पे जब हम 5 से इसमें 4 में डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है 0.54 जा क्या 58 जा क्या होता है 40। तो v इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा मीटर। यानी जो हमारा प्रतिबिंब होगा वह दर्पण पर कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे कितना बनेगा 0.8 मीटर की दूरी पे। पीछे कैसे बताया गया, तो पीछे बेटा इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। अब इसका किरण आरेख हम देख लेते हैं। किरण आरेख क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हमें आरेख भी बनाना है, तो किरण आरेख देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका हमें उत्तल दर्पण है, तो ये आपका बेटा उत्तल दर्पण हो जाएगा। और उत्तल दर्पण के दबे भाग पे क्या होता है, कलई की जाती है, पॉलिश की जाती है। और यहाँ पे अब देखेंगे तो ये इसका उभरा हुआ जो भाग है ये परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आपका P हो गया, इस P को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये P हो गया। और ये आपका मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है, तो इसका मान लो कि फोकस दूरी कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी पे, दर्पण से कितनी दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे यहाँ से डिस्टेंस, ये ले लेंगे कि यहाँ पे हमारा 4 मीटर यहाँ पे आ रहा है, ये वैल्यू हमारी 4 मीटर की डिस्टेंस पे। तो 4 मीटर पे हमारा मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट आ गया AB। ओके, ये ऑब्जेक्ट है AB। आपका यहाँ पे क्या दिया था, हमें बाइक जो है, बाइक के पीछे से आ रहा है एक वाहन, तो ये हमारा वाहन है AB जो बाइक के दर्पण से 4 मीटर की दूरी पे था। अब देखिए यहाँ पे जब मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरण को ले जाते हैं तो ये क्या होता है, ये परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसे होके चला जाएगा, लेकिन हम मानते हैं कि यह ऐसे होके मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहाँ से होके जाएगा, इसको पीछे लाते हैं, कल्पना करते हैं, तो ये हमारा बेटा होके जाएगा फोकस से। ओके, अब एक हम यहाँ पे दे देते हैं कि ये हमारा फोकस से होके चला गया। अब यहाँ पे इसी के डबल डिस्टेंस पे होता है इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। और जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो वह क्या होता है, वह वापस उसी लाइन पे होके निकल आती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है, और इससे होके ये जा रहा है और इसी से यह होके वापस आ भी रहा है। तो ये दोनों किरणें जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहीं पे इसका क्या बन जाएगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से V की, ये डिस्टेंस बेटा होगी 0.8 मीटर की। ओके, 0.8 मीटर पे, या कह सकते हो आप इसको 0.8 मीटर कह लो, या आप इसे लिख सकते हो V = 80 सेंटीमीटर। मीटर में अगर चेंज, सेंटीमीटर में अगर चेंज करोगे तो ये बेटा आपका किरण आरेख हो जाता है, और ये आपका क्या है, कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपकी अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड में कुछ आंसर शीट जो है बेटा मिसमैच भी है। ओके, तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। अगर आंसर आपका मैच नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो गलत हो है, आपका यहाँ पे क्या है, आंसर मिसमैच किया गया हो गया है, इस वजह से आपका इसमें जो भी आंसर आ रहा हो, बट ये आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, हमारे कॉन्सेप्ट पे आधारित है, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है। ओके, इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। ओके, गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या है कि वो क्या कर रहा है, व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है,
यानी हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में आपका सॉल्व करेंगे इसे, क्वेश्चन में आपका वो 100 मीटर की दूरी तक देख पा रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे v की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 100 मीटर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए, यानी u इजकल टू, मान लीजिए कि क्या है, अनंत दूरी, यानी u इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट, देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। अब देखिए वो देख पा रहा है यहाँ पे v, तो v की वैल्यू आपकी 100 मीटर माइनस की 100 मीटर ले लेंगे हम, और यहाँ पे इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट आपकी जो डिस्टेंस होती है अनंत दूरी तक उसे देखने के लिए, तो ये भी क्या होगा आपका माइनस में होगा। आपको बेटा फोकस दूरी क्या करना है कि लेंस का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पे किस फोकस दूरी का, तो यहाँ पे f की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का बेटा फार्मूला क्या होता है, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/ क्या होता है, u होता है। तो 1/f की वैल्यू हमें फाइंड ही करना है, 1/v की वैल्यू क्या होगा, माइनस का 100। अब जो चिन्ह हम लोग लेते हैं बेटा कि कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है, ये आपका चिन्ह परिपाटी का नियम है, जो फर्स्ट वीडियो में हमने चिन्ह परिपाटी के नियम को बताया भी है। अब यहाँ पे माइनस का 1/ क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये इनफाइनाइट है बेटा, तो ये तो आपका टोटल 0 ही हो जाएगा। तो 1/f इजकल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/100, या आप इसे लिख सकते हैं f इजकल टू माइनस का 100। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 100 क्या है, ये मीटर है, तो फोकस दूरी माइनस का 100 मीटर की फोकस दूरी का हमें क्या करना है, लेंस लगाना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्षमता की बात कर लेते हैं इसका कि लेंस का क्षमता कितना होगा, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं लेंस की क्षमता p इजकल टू क्या होता है, 1/f होता है, जबकि f आपका किस में हो, मीटर में हो। तो p इजकल टू बेटा क्या हो जाएगा, 1/f मीटर में दिया गया है माइनस का 100, यानी p इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस का 0 यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस लगा है ये, तो माइनस का 0.01 ये हो जाएगा डायोप्टर, यानी जो लेंस होगा वो हमारा 0.01 डायोप्टर। और जो ये माइनस है, माइनस लेंस किसका, यानी माइनस जो चिन्ह होता है, माइनस में फोकस दूरी किस लेंस की होती है, तो माइनस में फोकस दूरी बेटा अवतल लेंस की होती है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अवतल लेंस को क्या करेंगे, लगाएंगे, कितने क्षमता वाला, तो 0.01 डायोप्टर का अवतल लेंस अगर लगा देते हैं तो उस व्यक्ति को जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उसे अनंत दूरी तक की वस्तु भी क्या हो जाएगी, दिखने लग जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका किरण आरेख देख लेते हैं, क्योंकि किरण आरेख भी हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष के अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी सिचुएशन क्या होती है, कैसे इमेज उसमें बनते हैं उसकी आंखों में। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, अब देखिए जैसे ये मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, ये आपकी रेटिना है, सॉरी कार्नी, ये आपका पूरा का पूरा ये कार्निया कहलाता है, ये कार्निया है, और यहाँ पे पीछे आपकी रेटिना होती है, यहाँ पे एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। और अनंत से मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, वो है। अब अनंत से मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आपकी आँखों में उत्तल लेंस लगा ही रहता है, तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें जब आती हैं अनंत से तो वो क्या होती हैं कि यहाँ पे आपका ये दृष्टिपटल हो गया, तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं जब आती हैं तो एक दूसरे को रेटिना से पहले ही एक दूसरे को कट कर देती हैं, यहाँ पे पॉइंट पे कट कर दी। अब जो अनंत से आने वाली जो किरणें हैं वो रेटिना पर जाके मिलती ही नहीं है, रेटिना से क्या होती हैं, पहले ही मिल जाती हैं। और जब जिस व्यक्ति की आंखों में अगर ऐसी कंडीशन बनने लगती है कि रेटिना से पहले ही
अनंत वाली किरणें अगर मिल रही हैं तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी वो उसे निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु उसे दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यह क्या है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति, यानी निकट दृष्टि दोष युक्त जो व्यक्ति होता है उसकी आंखों में ये कंडीशन होती है। ओके, अब यदि हम ये कह लें कि अब इसे हमें क्या करना है, पहले इसकी कंडीशन कैसी थी, ऐसी थी, हमने अब क्या किया कि इसमें -0.01 डायोप्टर का, या हम ये कह सकते हैं कि -100 मीटर फोकस दूरी वाला लेंस क्या करते हैं, इसमें अगर लगा देते हैं तो माइनस फोकस दूरी यानी अवतल लेंस, तो उसकी कंडीशन देख लीजिए कैसे बन जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये हमारी नेत्र है, ये हमारा कार्निया है, यहाँ पे हमारा क्या है उत्तल लेंस है, ये आपकी रेटिना है ही, तो यहाँ पे सेम अगर ऐसे ही फिगर को जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा इसे ये टेढ़ा हो गया है, जब इसे हम बनाते हैं तो अनंत से आने वाले जो प्रकाश की किरणें होती हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, चश्मे में हम अवतल लेंस का यूज कर लेते हैं। ओके, जब हम अवतल लेंस का यूज कर लेंगे, कितने फोकस दूरी वाला, तो -100 मीटर कहिए या आप 0.01 डायोप्टर की क्षमता का कहिए। अगर हम अवतल लेंस जब यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधे जाके फिर रेटिना पे मिलने लगती हैं, और जब रेटिना पे मिलती हैं तो रेटिना पे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दूर की भी क्या होती है, दिखाई देने लगती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन है बेटा हमारा कि ओम के नियम क्या हैं, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए, यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, आप सबको पता है बेटा। ओम का नियम जो है, ओम का नियम हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बता दे रहे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में हम परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था का मतलब उसकी लंबाई, तापमान या दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक के सिरों पे जो हम विभवांतर लगाते हैं, यानी उस चालक के सिरों का जो विभवांतर होता है V, विभवांतर जो V होता है उसमें प्रवाहित धारा, उसमें जो प्रवाहित धारा होती है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि V अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I होता है, या V = आप कह सकते हो कि R इंटू क्या होता है, I, जहाँ R एक क्या है बेटा, एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे अगर हम V और I के बीच में, या R = हम फार्मूला भी निकालते हैं यहाँ पे कि R = हमारा फार्मूला हो जाता है V/I। अब देखो इसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि R = V/I हो गया। इसका अगर इसका हम मात्रक लिखते हैं तो R का मात्रक बेटा क्या हो जाता है, तो R का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा वोल्ट प्रति एम्पियर, ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, या बेटा इसी को हम लोग ओम कहते हैं। अगर हम V और I में ग्राफ देखते हैं तो यदि हम ग्राफ बनाते हैं, ये मान लीजिए कि x एक्सिस पे आपका ये V है और y एक्सिस पे हम क्या कर लेते हैं, हमारा I करंट होती है, I करंट आपकी है। तो इन दोनों के बीच में, V और I के बीच में अगर हम इनका रेशियो निकाल के ग्राफ लेते हैं तो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट हमारा कैसे इंडिकेट करते हैं कि V और I का बीच में अगर ग्राफ लेते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन, सरल रेखा प्राप्त होती है। और सरल रेखा बेटा हमें ये दर्शाती है कि जो आपका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यदि हम उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो। ओके,
अब अगला इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिस्ट में दिया गया है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए आर का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका एक चालक तार है, ठीक है। तो चालक तार अगर मान लीजिए कि चालक आपकी एल लंबाई की है, ये इसका क्या है क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बेटा चालक का प्रतिरोध आपके प्रतिरोध आर चालक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कि आर अनुक्रमानुपाती एल, अर्थात आर अनुक्रमानुपाती एल इक्वेशन 1 हो जाता है। सेकेंड क्या है कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्थात व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से आर अनुक्रमानुपाती होता है बेटा L/a, या आप लिख सकते हो R इजकल टू रो L/a। अब यहाँ पे देखिए जहाँ रो को हम क्या कहते हैं बेटा, तो रो एक आपका अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। रो अनुक्रमानुपातिक, या लिख सकते हैं कि जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप रो इजकल टू ए भी फार्मूला आप इंडिकेट कर सकते हैं R/a/L। अब यहाँ पे ये क्या है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है उस चालक की लंबाई और आपका क्या होता है और उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, एक और कंडीशन हम बता सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। यानी चालक का यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तब भी क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अर्धचालक, अगर आपके पास अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर हो, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा, तो प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है ना। अर्धचालक का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध हमारा क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर हमारा अर्धचालक नहीं है तो उसके में अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध वहाँ पे भी क्या होता है, हमारा बढ़ता है। ओके, इसके अलावा आगे हमारा बेटा जो 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 4th नंबर आपके क्वेश्चन में हमारा दिया है कि विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत बताइए, और अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है कि परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यविधि सिद्धांत क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका AC और DC दोनों डायनमो आपके क्या हैं, सिलेबस से हटा दिए गए हैं। यानी 2024 के पेपर में आपको AC और DC डायनमो नहीं पढ़ना है, इसलिए हम आपको बेटा ये क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ओके, आपका ये जो सेट था, सेट नंबर 2 EK कोड वाला,
ये आपका टोटल आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। ओके, हम आपको फर्स्ट सेट जो कराए थे वो, और यहाँ पे सेकंड सेट करा दिए, इसके आगे हम थर्ड सेट भी आपको कराएंगे। आप लोग अच्छे से बस प्रैक्टिस करिए। ओके, अगर बेटा आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं और उसको फिर देखा जाएगा। और इसके आगे हम आपके सामने ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करते हुए हम आपको पूरे के पूरे सेट को सॉल्व कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू बेटा।